बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े, छात्र राजनीति में आए तो वहां भी अपना लोहा मनवाया। पिता जिन्होंने एक आंदोलन से जुड़ी जनसंघ नाम की पार्टी से देश में राजनीति में और सामाजिक जीवन में कदम रखा, आंदोलन जो एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी जनसंघ से उसकी शुरुआत हुई। उनके सुपुत्र जो सोशल इंजीनियरिंग से जुड़े, घर के परिवार के संस्कारों के माध्यम से और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़ी जो सामाजिक संस्था है उसके कई आयामों में उन्होंने अपनी न सिर्फ सेवाएं दी बल्कि नंबर 1 रहने की भी कोशिश की। नंबर 1 वो रहे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी, जहां उन्होंने 600 से ज़्यादा प्रश्न पूछे और नंबर 1 है उनका मूलांक भी। और ऐसे ही नंबर 1 नेता, मंदसौर लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता जी आज हमारे बीच है। स्वागत है सुधीर जी आपका। नमस्कार। और सुधीर जी से बात करेंगे, जानेंगे अपने सांसद को मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में क्या बड़ी चुनौतियां वो देखते हैं, इन सभी प्रश्नों पर बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे एक ऐसे प्रश्न से जो उनके विरोधियों के मन में ज़्यादा उठते हैं। 2014, 2019 और 2024 ये 3 लोकसभा चुनाव सिलसिलेवार तरीके से न सिर्फ आपने जीते बल्कि आपके सबसे जो प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से आपने हराया और 3 बार लगातार एक ही जगह से सांसद होना, एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्दों को आपने पीछे छोड़ दिया। कैसे देखते हैं, कैसे संभव हुआ ये? नहीं, देखिए, जो परिवार के संस्कार थे और जो संगठन का दिशा बोध था, अपनी बात कहने के बजाय लोगों के मन के भाव को समझना और जो लोग चाहते हैं वो कहे उसके पहले उसको करने की कोशिश करना। तो हमने अपने संसदीय क्षेत्र को पहचाना, वहाँ के जनमानस के मन को पहचाना और वो जो आज़ादी के बाद उनके जो मनों के सपने थे उसको दूर करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध रूप से कार्य किया। परिणाम सामने आया। एक पिछड़ा हुआ संसदीय क्षेत्र एक विकसित भारत के मैप पर आकर खड़ा हुआ है और इसीलिए परिणाम हर क्षेत्र में नज़र आते हैं और विकास की कहानी हर क्षेत्र में कही जाती है, सुनी जाती है। और जनता ने मुझे भी एक ऐसे चेहरे के रूप में स्वीकार किया जो उनके मन के सपने को पूरा करने के लिए लगातार श्रम करता है। आप श्रम की बात करते हैं तो श्रम से मुझे श्रमिक, मजदूर और किसान ध्यान आते हैं। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में जो ज़्यादातर किसान हैं या तो अफीम की खेती में या फिर लहसुन की खेती में वो कार्यरत हैं और दोनों ही खेती उनके लिए आज चुनौती का एक बड़ा कारण भी बनी हुई है। उसके 2 कारण, एक तो एक चाइनीज़ लहसुन नाम की एक बड़ी समस्या उन किसानों के लिए जो लहसुन की खेती कर रहे हैं, और अफीम की खेती करने वाले किसानों की सुधीर जी मांग ये है कि वो चीरा लगाकर अफीम बेचना चाहते हैं। इन दोनों विषयों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, 2 चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो जो मेरा संसदीय क्षेत्र का किसान है वो देश में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ 120 टाइप की फसलें पैदा होती है। अफीम लहसुन के साथ साथ वो संतरा भी पैदा करता है तो वो पान भी पैदा करता है, वो अश्वगंध जैसी औषधियाँ भी पैदा करता है तो वो सोयाबीन भी पैदा करता है, वो गेहूं का बड़ा उत्पादक है तो वह अपने क्षेत्र में 120-25 टाइप की फसलों को पैदा करके दुनिया में अपना एक बड़ा नाम बनाकर खड़ा है। और इसीलिए हर क्षेत्र को हमने चुनौती के रूप में आगे बढ़ाना था। तो संतरे का बड़ा हम निर्यातक हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश तक भी भारत के संतरे मेरे संसदीय क्षेत्र से जाते रहते हैं। अब जहाँ तक प्रश्न अफीम और लहसुन का है, पर मूल प्रश्न था कि खेतों में पानी का, और इसीलिए हमने पहले इन फसलों को आगे बढ़े इसके पहले पानी का प्रबंधन करना। तो हम एक बड़ी सफलता पर आ पाए कि चंबल का पानी लोगों के खेतों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए बड़ा प्रयास हुआ। शिवराज सिंह चौहान जी की महती योजना के साथ हम जनप्रतिनिधियों ने योगदान दिया। अफीम चूँकि एक ऐसा मुद्दा था जो लगातार कांग्रेस उससे नफरत ही कर रही थी और देश को ही नफरत का पाठ पढ़ा रही थी, और धीरे धीरे होते होते हमारे क्षेत्र में कुल 13,500 अफीम के पट्टे बच गए थे। और लाइसेंसिंग प्रणाली पर हम खेती करते हैं, अवैध खेती नहीं होती है, और इसीलिए देश और दुनिया में हम जाने जाते हैं कि सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के आधार पर हम लोग अफीम उत्पादन करते रहे हैं। पॉपी सीड्स उसका बाय प्रोडक्ट है, पॉपी हस्क, डोड़ा चूरा जो हल्के नशे के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन सरकारें उसको लाइसेंस के द्वारा ही दुकानों पर बेचा करती थी और ऑर्गेनिक नशे के रूप में वो प्रसिद्ध भी रहा है। लेकिन उसके प्लस माइनस को देखने के बाद हमने भारत सरकार के समक्ष विषय रखा कि आज हम दुनिया के देशों पर डिपेंड करते हैं। पॉपी सीड्स को हम टर्की से, चाइना से इंपोर्ट करते हैं,
कोडीन जो कोडीन सहित हमारे पास जो एल्कोलाइड्स हैं 24 टाइप ऑफ एल्कोलाइड्स, जिस पर हम दुनिया के बाज़ारों पर डिपेंड हो गए और हमने बड़ी संख्या में कोडीन को इंपोर्ट करने का मन बना लिया। तब हमने सरकार से प्रतिप्रश्न किया कि आखिरकार मेरा किसान खड़ा है और आप दुनिया के बाज़ारों से क्यों ले रहे हो। आज मैं आपके स्टूडियो में बैठकर गर्व से कह सकता हूं कि भारत में अब 1,15,000 लाइसेंसी किसान हैं। भारत सरकार ने, मोदी जी ने विशेष रूप से FSSAI ने 2014 में और 2019 में अपने नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये एक चाइनीज़ लहसुन स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए एक तरह से वो प्रतिबंधित श्रेणी में है और अगर कोई बेचता हुआ पाया गया तो उस पर खाद्य विभाग अपना प्रकरण दर्ज कर सकता है। तो हमारा प्रयास है कि हम भारतीय अफीम और भारतीय लहसुन लोगों को खूब खिलाएं, अफीम का मेडिसिनल यूज़ करें, उसका पोस्ता दाना खाएं और गार्लिक तो स्वास्थ्यवर्धक है ही। संसद जी, मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में जब उद्योगों की बात होती है तो विपक्ष अक्सर ये बात कहता है कि ये जो मंदसौर क्षेत्र है बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हो रही हैं, लेकिन बड़े उद्योगों की हम कमी महसूस करते हैं, खासकर विपक्ष का ये आरोप रहता है। देखिए, विपक्ष के पास लगाने के लिए कुछ है नहीं। 1947 आज़ादी के बाद से लगभग उनको 60-65 साल काम करने का मौका मिला। अभी तो लगातार 14 के पहले 10 साल तक वही थे। राज्यों में भी, केंद्र में भी उन्हें बहुत मौका मिला है। मुझे नहीं पता कि एकाध उद्योग वो खुलवा पाए होंगे। एक सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इंडस्ट्री था, वो उन्हीं के काम के दौरान में बंद भी हो गया था। तो किस बेस पर वो बात करते हैं, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं थी। रेलवे की पटरियां ब्रिटिश इंडिया ने बिछाई, पूरे कांग्रेस का दौर निकल गया, 1 इंच पटरी बढ़ा नहीं पाए। हमने आज दोहरीकरण कराया है, इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया है, अंडरब्रिज ओवरब्रिज 60 से अधिक बनवाए हैं। रेलवे के नए 4 रूट खोलने के लिए हमारी कवायद जारी है, काम भी चालू हो गया नीमच बड़ी सादड़ी में। बाकी सर्वे फाइनल स्टेज पर हैं, फाइनल लोकेशन सर्वे हो रहे हैं। रेलवे अपने आधुनिक दौर में मेरे संसदीय क्षेत्र में गुजर रहा है। जब बात होती है उद्योगों की, पर्यटन की, तो क्षेत्र में एक और बड़ा मौका रोजगार सृजन के लिए धार्मिक पर्यटन का है। हमारे पास मंदसौर में पशुपतिनाथ महादेव का एक बहुत बड़ा मंदिर है। जैसा कि हमने संसद जी महाकाल लोक देखा, क्या आने वाले समय में पशुपतिनाथ लोक जैसी कोई हम नहीं, इसमें 2 चीज़ें, पूरा संसदीय क्षेत्र मेरे फोकस में है जी, और भारत सरकार की जो मॉनिटरिंग एजेंसीज है उसमें मैं मंदसौर, नीमच और रतलाम तीनों जिलों को और ही फोकस लेकर चल रहा हूँ। हमने धार्मिक पर्यटन को बुद्धिस्ट सर्किट के साथ भगवान पशुपतिनाथ, भादवा माता, दूधाखेड़ी माता जी ऐसे पॉइंट भी लिए हैं। तो जावरा से और भानपुरा हम नदी संपर्क के माध्यम से आगे बढ़ें, ऐसा प्रयास भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में पर्यटन की जो छुपी संभावनाएं हैं उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही हमने मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि आपके पास खजुराहो एक मार्ग है, दूसरा मार्ग उदयपुर से पुष्कर जाने के बजाय उदयपुर से मंदसौर संसदीय क्षेत्र है, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। भारत सरकार ने उस पर पूरा ध्यान फोकस किया है और मैं लगातार एक सक्रिय भूमिका में मध्य प्रदेश के पर्यटन को मंदसौर संसदीय क्षेत्र की तरफ डाइवर्ट करने में अपना ध्यान लगाए हुए हूँ। कि विरोधी दल और खासकर कांग्रेस पार्टी जो है वो अक्सर ये प्रश्न उठाती है कि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में अगर जीत कर आया तो उसका श्रेय बीजेपी बहुत तेजी से लेती है, लेकिन उसके संघर्ष में वहाँ तक, उस पोडियम तक पहुँचने में बीजेपी कोई सहयोग नहीं करती है। उसके अलावा उनके कई इस तरह के प्रश्न भी होते हैं कि महिला खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहन नहीं देती, उनके साथ राजनीति करना और खेलों पर राजनीति करना, ये इस तरह के आरोप कांग्रेस बहुत लगाती है। देखिए साहब, ये तो आप कोई भी चीज़ को पकड़कर नैरेटिव चलाने की कोशिश कर सकते हो और ये उन्हें लगता है कि वो कोई ईमानदाराना बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे को एक बात का जवाब दें, स्ट्रक्चर वाइज चेक करो। आप कह रहे हो कि उस खिलाड़ी को आगे पहुंचाने में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, तो दौड़ना तो खिलाड़ी को है जी। सिस्टम का विकास कौन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मेडल तो खिलाड़ी ही लाएगा क्योंकि साहस तो उसी का है, साहसी तो वही है ना, लेकिन उसको बेसिक नीड उसकी जो थी उसकी पूर्ति करने की लड़ाई में परसेंटेज वाइज हमने अपने बजटीय स्ट्रक्चर में हमने बेसिक चीज़ों को पूरा करने में क्या किया। एक डिस्ट्रिक्ट
एक स्टेट को एक खेल दिया है। आज देश और दुनिया में अगर खेलों में नाम भारत का बड़ा है तो बिना प्लान के तो नहीं हो पा रहा है। जी, कुछ एक राजनीतिक विषयों पर अगर बात करें, मैं कुछ नाम लूंगा। सुधीर गुप्ता जी, उस शख्सियत के बारे में क्या सोचते हैं आप? कम शब्दों में जवाब देना चाहें जवाब दे सकते हैं, अगर आप पास करना चाहें तो आप पास भी कर सकते हैं क्वेश्चन। एक नाम है राहुल गांधी, इनके बारे में क्या कहेंगे आप वर्तमान राजनीति को देखते हुए? मैं कोई कमेंट्स करूं अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत सोचूं राजनीति से हटकर तो एक विचलित व्यक्ति है, विचार विहीन व्यक्ति है। यानी कहना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, देना क्या चाहते हो, विजन नहीं है, मतलब विजन विहीन व्यक्ति है। भटके हुए व्यक्ति को देश चलाना है। मैं समझता हूं अगर मेरी पार्टी में भी होते तो शायद मैं सॉरी बोल देता। कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और कुछ में आपके आने वाले साल में चुनाव होने हैं। हरियाणा में चुनाव हैं विधानसभा के और दिल्ली में होने वाले हैं, और दोनों ही जगह एक बहुत चेहरा इन दिनों हम चमकता हुआ देख रहे हैं। बहुत अभी जेल से बेल भी मिल गई है उन्हें, अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे इनके बारे में? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आंकड़ों के साथ झूठ बोले और सच्चाई कुछ और हो, देश बहुत तेजी से पहचान लेता है। माँ अपने बेटे को पहचानती है और इसीलिए जनता अपने नेता को पहचानती है। लेकिन भ्रम में आप डालते हो जाति, व्यवस्था, प्रलोभन, पर लोग अच्छे से समझते हैं, इसलिए आपको पूरी भारत से अस्वीकार कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, आप कैसे, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, कैसे देखते हैं आपका? मेरे वहाँ पर कई लोग परिचित हैं, उसमें मुस्लिम भाई भी हैं। वोट एक अलग रीजन हो सकता होगा, लेकिन वो बहुत प्रसन्न है। पर कैपिटा इनकम बड़ा है, कंट्री का ही बड़ा है। तो कश्मीर अलग छटा पड़ा था, लेकिन आज वो मुख्य धारा में है। वहाँ की जातियाँ विशेष करके जिस तरीके से इन्होंने ऐसी जातियों को पीछे डाला था, वो सब आज उत्साहित हैं। अब मैं समझता हूँ कि वोटों के रूप में वो क्या निर्णय लेते हैं, वो उनका निर्णय हो सकता है, कोई राजनीतिक प्रेरित निर्णय हो सकता है, लेकिन बीजेपी का मनों पर राज है और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी वहाँ सरकार बनाएगी। हरियाणा में आप 10 साल शासन में थे, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं? आप बार बार जाति को लेकर आते हो। बीजेपी के साथ एक दिक्कत है कि बीजेपी विकास की बात करती है, बीजेपी के साथ दिक्कत है कि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है और वो धर्म डालते हैं कांग्रेस के लोग। बीजेपी को भटकाने के लिए जातिवाद लाया जाता है, लेकिन अगर सही मायने में डिबेट है तो आओ विकास की बात करें, और अगर विकास की बात होती तो हरियाणा का सिरमौर तो बीजेपी ही रहेगा। अभी हम एक के मोहम्मद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनका ये कहना है कि मुस्लिम बड़ा दिल दिखाएं और जो मथुरा और काशी में जगह हैं उसे छोड़ दें। इस तरह के विषयों पर निर्णय लेना कठिन होता है, बात करना कठिन होता है। नहीं, देखिए एक बात है कि सनातन जो है वो जीवन पद्धति है। आस्था अलग विषय हो सकते होंगे, लेकिन सनातन लाइफ स्टाइल है। मेरा अपना सोचना है कि सनातनी बहुईश्वरवादी हैं, उनके पास बहुत सारे गॉड हैं और सारे गॉड रिसर्च आधारित हैं। किसी ने आयुर्वेद पर काम किया है, तो किसी ने अपने अपने विषयों को आधार बनाकर उन लोगों ने काम किया और देवों के स्टेज पर वो आए हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई धर्म या कोई संस्था ये चाहे कि मेरी ही चले, वो इस दुनिया में स्वीकार नहीं होगी। और इसीलिए सनातन जीवन पद्धति की ये लड़ाई है। मैं तो सभी धर्म के लोगों से यही कहूँगा कि अपने अपने निशान जबरिया लगाने की कोशिश मत करो। आप जहाँ हो आप वहाँ बैठे रहो। आपके धर्म के जो निशान हैं वो आप अपने स्थानों तक सीमित रखो, और लोगों के निशानों को हटाकर खुद के निशान लगाने की कवायद बेमानी है और ये दुनिया में बर्दाश्त नहीं होती है। सनातन एक ऐसी परंपरा जो जीवन जीने की कला सिखाती है, और उसी कला का एक उदाहरण जिनसे हम बात कर रहे थे, जो जिन्होंने बाल्यकाल से ही न सिर्फ सामाजिक ताने बाने को समझा, विरासत में उसको स्वीकार किया, बल्कि उसे अब वो लोगों में बांट भी रहे हैं। और 3 बार से सांसद अब लोगों के बीच जब जाते हैं तो वो लोगों की समस्याओं को न सिर्फ सुनते हैं उसको, बल्कि धरातल पर उतारने का, उसको हल करने का भी प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सुधीर जी। अब ये हमारा सांसद को जानो कार्यक्रम था, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बातचीत आगे भी एक और पड़ाव पर आएगी। जब हालांकि आज सांसद महोदय को जाना है, थोड़ी जल्दी भी है, कुछ कार्यक्रम डिले हुआ तकनीकी परेशानियों की वजह से, लेकिन बातचीत बहुत अच्छे और सुखद माहौल में हुई। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।